हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस और पॉलिटी हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हमने नया सेशन स्टार्ट किया है हिस्ट्री का। उसमें भी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कुछ जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता हम लोग जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यताएं हमारी इंडियन सोसाइटी की रही हैं, और इसलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता, ये एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। बाकी मैंने 3 वीडियो डाले हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है, और आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को भी कुछ चैप्टर्स उसमें से कवर करेंगे। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या। तो आज हम लोग हड़प्पा की जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे कि हड़प्पा के बारे में हमें कैसे पता चला। हम लोग जानते हैं कि जो हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है हमारी इंडियन सोसाइटी की और हमारी भारतीय सभ्यता की, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा। तो एक्चुअली क्या हुआ था, 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी अंग्रेजों के काल में, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। ठीक है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि इन खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ली, और जिससे जो रेलवे लाइन बिछाएगी उसमें उन्होंने उस ईंटों को यूज किया। इससे क्या हुआ कि जो इमारतें थी उस टाइम में वो नष्ट हो गई, क्योंकि कहीं कहीं से बीच बीच में से आप अगर ईंटें निकाल लेते हैं तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब पुरातत्वविद जब इसको रिसर्च करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें फिर डिस्टरबेंस आ जाएगा ना, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उस जो भी सभ्यता था, जो खंडहर थे, उसमें से ईंटें निकाल ली, तो उन चीजों को डिस्टर्ब कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया समझे, क्योंकि जो लोग रिसर्चर्स होते हैं, पुरातत्वविद, उनको तो समझने में फिर दिक्कत होगी। तो इस तरह ये कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो उसके बाद, लेकिन उस टाइम में इसके बारे में, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। बस लोगों को लगा कि हाँ, पुराने ऐसे खंडहर पड़े हुए हैं, ईंटें अच्छी थी, तो लोगों ने यूज कर लिया। लेकिन उसके लगभग 80 साल बाद इस सभ्यता के बारे में पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा। ठीक है, और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में से जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जी हाँ, तो इस तरह मतलब जो स्टोरी हड़प्पा की अगर पता नहीं चलती, अगर उसमें रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इंजीनियर के थ्रू वहां से ईंटें यूज की गई, फिर उसके 80 साल बाद पुरातत्वविद जब रिसर्च कर रहे थे, तो तब उन्हें इस जगह के बारे में पता चला। फिर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, फिर उसके बाद कई जगह इसके मिले, मतलब निशान मिले। जैसे यहाँ तो बात हो रही थी कि पंजाब की बात हो रही थी, लेकिन गुजरात में भी कई जगह हैं, जैसे लोथल है, और भी कई जगह हैं जो कि काफी फेमस प्लेस है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा जो नगर थी उनकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो इसमें हमने एक मानचित्र यूज किया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कहाँ कैसे कैसे फैली। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो का स्थान दिया गया है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है। ठीक है,
और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को दिखाया गया है। पास में वहाँ पे रावी नदी भी है, ठीक है। यहाँ मोहनजोदड़ो है तो सिंध नदी है। आप ये देख रहे हैं, ध्यान देंगे मानचित्र में कि जो सभ्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं नदियों के आसपास का एरिया है। तो नदियों से एक्चुअली क्या होता था, पानी मिल जाता था, जिससे उनकी कृषि में, उनके जीवन में, क्योंकि पानी के बिना तो आप जीवन का अस्तित्व का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो सभ्यताएं थी नदियों के किनारे फली फूली और आगे विकसित भी हुई। तो हम लोग देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है उसके रावी नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है, इधर राखी और भी सारी नदियां हैं, इधर मोहनजोदड़ो तो सिंध नदी के किनारे हैं। तो ये सब नदियां ये जो सभ्यताएं थी वो नदियों के आसपास ही फली फूली थी, ठीक है। तो हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि नगर को देखिए 2 हिस्से में मोस्टली बांटा जाता था। जो उच्च वर्ग थे ऊंचाई वाले हिस्से पे रहते थे, और जो निचला वर्ग था वो नीचे वाले हिस्से रहते थे। दोनों एरिया अलग अलग रहते थे और दोनों एरिया को अलग अलग 4 दीवारियों से घेर के बनाया गया था, ठीक है। तो मतलब दोनों हिस्से अलग थे। उचला वर्ग अलग उनको कैंपस उनका था, अलग 4 दीवारी में था, और निचला हिस्सा नीचे वर्ग था, वो निचले हिस्से में रहता था, ठीक है। लेकिन दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गए थे, ठीक है। इसकी ईंटों की इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। सोचिए कि हमारा उस टाइम में जो टेक्नोलॉजी, जो ये सभ्यता इतनी मतलब इतनी अपने आप में वो उसकी जो चीजें थी वो अपने आप में इतनी मजबूत थी कि आज भी हजारों साल बाद कितनी पुरानी ये सभ्यता है, उसकी दीवारें खड़ी हुई रही हैं। तो उससे पता चलता है कि उस सभ्यता में लोग कितने प्रखर थे, विद्वान थे, हर चीजों को बनाने में कितने निपुण थे। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जैसे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, ठीक है। तो ये थी हड़प्पा नगरों की विशेषता कि इससे पता चलता कि हड़प्पा जो नगर थे उसके जो कारीगर थे वो बहुत निपुण और विद्वान थे। ठीक है, हमने ये पिक्चर लिया हुआ है जो हड़प्पा सभ्यता को ही दर्शाता है, ठीक है। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार का नाम है। ये जो पिक्चर है वो महान स्नानागार है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से लिया गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। देखिए कितना निपुण थे ये लोग जो कारीगर हुआ करते थे। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। 2 तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियां ये दिख रही हैं, तो ये सीढ़ियां बनाए गए थे कि 2 तरफ से लोग उतर सकते हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ऐसा पुरातत्वविदों को समझ आया कि यहाँ पे कोई खास ओकेजन पे बड़े बड़े लोग हो जो अपने अभिजात वर्ग होते हैं अपने एरिया के, वो लोग स्नान किया करते थे, ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः लोग यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं, ठीक है। तो भंडारगृह में सामान रखने के लिए, भंडारे के लिए यूज होता है, तो उसके भी निशान मिले हुए हैं। ठीक है, भवन, नाले और सड़कें। तो हम लोग अभी देखेंगे कि उस समय जो भवन थे, नाले थे और सड़कें कैसे थे ये हड़प्पा सभ्यता में।
इस नगर में घर आमतौर पे एक या दो मंजिले होते थे। ठीक है, घर एक दो मंजिले जैसे आज के टाइम में भी होते हैं, बट आज के टाइम में तो हमारा फ्लैट सिस्टम आ गया है। और लेकिन जो लोग घर बनवाते हैं उनका 2 फ्लोर का, 1 फ्लोर का या 3 फ्लोर का भी हो सकता है। घर आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है, मतलब जैसे आज के टाइम में भी जो गांव में जो घर बनते हैं उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि आंगन बीच में होता है और फिर चारों तरफ कमरे होते हैं। तो ये तरह का सिस्टम उस टाइम में भी था, जो जो हम अपने गांव में देखते हैं। ठीक है, कुएं भी होते थे पानी के लिए। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में मिल जाते। सोचिए उस टाइम का जो अभी हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने देश में, वो उस टाइम में इतनी पुरानी सभ्यता था, उसमें भी ये सारी व्यवस्था है। तो सोचिए कितना ये मतलब अपने आप में कितना क्या ये कितना एडवांस ये सभ्यता थी ये उस टाइम में भी। नालों को ढकने के कारण इसमें जगह जगह पे मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को समझ आया होगा आप लोगों को कि सोचिए उस टाइम का जो उनका जो टेक्नोलॉजी था, सिस्टम था, वो इतना एडवांस था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जीवन को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने एक पिक्चर लिया हुआ है जिसमें बाईं ओर जो है हड़प्पा की मुहर है और दाईं ओर पक्की मिट्टी के ये खिलौने हैं। तो उस टाइम में ये खिलौने के ऐसे निशान मिले हुए हैं जो भी जब खुदाई हुई पुरातत्वविदों द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो ये उनकी इस हड़प्पा सभ्यता में मोहर लोग यूज करते थे और ये खिलौने थे। ठीक है, तो हम लोग नगरीय जीवन को देखते हैं कि उस टाइम में नगरीय जीवन कैसा हुआ करता था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक हुआ करते थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही साथ लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी। तो मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को बताया कि हाँ इसमें खुदाई से मुहर मिला है, खिलौने मिले हैं। और उस टाइम में जो बड़े लोग होते थे जिनको शासक कह सकते हैं, वो महंगी महंगी चीजें मंगवाते थे और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ऐसा मतलब ऐसा सोचा गया है कि ऐसे लोग करते होंगे जो। ठीक है, लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पे लिखते थे। शिल्पकार भी होते थे, शिल्पकार स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। और ये जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नगरीय जीवन था। ठीक है, नगर और शिल्प, उसमें शिल्प कला कैसी थी इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पुरातत्वविदों को चीजें वहां से मिली हैं जिसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, तांबे, सोने, चांदी जैसे चीजों से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार,
हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब सोने चांदी के जो लोग गहने बनाते थे उसको जो बड़े वर्ग हो गए, शासक वर्ग होंगे, लोग पहनते होंगे, ऐसा एज्यूम किया गया। और तांबे कांसे के औजार, हथियार और गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन की बाट और फलक है। सबसे आकर्षक जो चीजें थी उसमें मन की बाट और फलक, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो खुदाई से मिले हैं पुरातत्वविदों के द्वारा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसमें जो मोहरे थी वो किस टाइप की मोहरे यूज करते थे, उसमें किस तरह के चित्र बने होते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की खेती होती थी, तो कपास की खेती होती थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हुए, ठीक है। पकी हुई मिट्टी तथा फैन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। उसमें देखिए तकलिया सूत भी मिला है जो कि कताई के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि उस टाइम में मतलब कपड़े जो हम लोगों ने देखा कि इसमें कई तरह की चीजें हमें पुरातत्वविदों के द्वारा मिला हुआ है, जो भी खुदाई हुई थी, ठीक है। तो उसमें से तकली भी मिली हुई है जो कि सूत कटाई का संकेत देता है। और कपास की खेती होती थी, और कपास से हम लोग जानते हैं कि कपड़ों के कपड़े बनाए जाते हैं। फूलदान के ढक्कन में मिले हैं जो चांदी के बने हुए थे। तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हुए हैं, ठीक है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हैं, ये खुदाई के द्वारा मिला, ठीक है। अब हम लोग फैंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फैंस के देखिए क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। ये मतलब गॉड गिफ्टेड होता है प्राकृतिक में, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के कारण प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। तो जो पत्थर और शंख होता है प्राकृतिक तौर पे होता है, गॉड गिफ्टेड, ये अपने नेचुरल बना होता है। लेकिन फैंस जो होता है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फैंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे उस टाइम में, ठीक है, फैंस को यूज करके। कच्चे माल की खोज में, ठीक है। तो उसमें कच्चे माल क्या क्या थे उसके बारे में भी जान लेते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है, ठीक है। लकड़ी और धातु के अयस्क, इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास कच्चा माल है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कपास की खेती होती थी। बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, ठीक है, मतलब मंगवाते थे, ठीक है। तो सोना, चांदी, लोहा और तांबा और बहुमूल्य पत्थरों को वो लोग बाहर से मंगवाते थे, और बहुत सारी चीजें वहां पे होती थी। और हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती होती थी। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, एग्जाम पेपर्स में पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो हड़प्पा के लोग ताबों का आया संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जो हमारा राजस्थान है वहां से, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबों का आयात होता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान और ओमान से। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये पेपर्स में आते हैं। राजस्थान और ओमान। ओमान से क्या आता था? तांबा। ये पहला पॉइंट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। तो कांसा जो है वो ईरान अफगानिस्तान से आता था, और सोने का आयात जो आधुनिक कर्नाटक है वहां से आता था। ठीक है। और बहुमूल्य पत्थर का जो आयात है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। बहुमूल्य गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है। ठीक। और बहुमूल्य पत्थर 4। और एक चीज और, जो कांसा होता है वो जो होता है वो मिश्र धातु होता है, और तांबा के और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है। तांबा प्लस टिन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या हुआ करता था? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के इस सामान देते थे। ठीक है। जो लोग किसान रहते थे और चरवाहे रहते थे, वही लोग जो बड़े लोग हैं, शासक, लेखक, दस्तकार जो थे, उन शहरों में रहा करते थे, उनके लिए खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि कौन सा फसल उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों ये उगाते थे, क्योंकि इसको ये लोग भोजन में यूज करते थे। और कपास की खेती करते थे, और कपास से कपड़े का ये लोग कपड़े बनाते थे, क्योंकि जो खुदाई उसमें तकली भी मिली हुई, तो तकली से ये पता चलता है कि उसमें लोग सूत कताई के लिए तकली का यूज करते थे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, जमीन की खुद जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हल के आकार का खिलौना मिला है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ठीक है।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा पशु पालते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां। ठीक है। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे सूखे महीनों में मवेशियों के जो झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते। फल कौन से इकट्ठा करते थे? बेर। मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यू शुड नो। ठीक है। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन जो नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण हुआ और उससे क्या क्या चीजें पता चली, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ठीक है। ये धौलावीरा जो नगर है काफी फेमस है और ये गुजरात के कच्छ इलाके में आता है। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि धौलावीरा कहाँ है, तो कच्छ के इलाके में। ठीक है। खादिर बेत के किनारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचली हिस्सा। ऊपरी हिस्से में संभ्रांत लोग रहते थे, निचले हिस्से में मध्यम वर्ग और निचला तबका रहता था, और उनको दोनों हिस्सों को 4 दीवारी से घेरा गया था। तो उसी बात की जाए, धौलावीरा के नगर की बात की जाए तो ये 3 हिस्से में बांटा गया था। ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जैसे कि उसमें भी हर हिस्से को पत्थर की बड़े बड़े दीवारों से घेरा गया था। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ठीक है। जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले हुए कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है। इन अभिलेखों को जो ये बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पे जो चीजें लिखी जाती हैं उनको अभिलेख कहते हैं, और अभिलेख पे चीजें खुदवाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, और उसमें मजबूत सतह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्थर हुआ, कोई मेटल हुआ, उसको लोग पहले यूज करते थे। ठीक है। उसको बहुत सारे पर्पज से यूज किया जाता था। कोई ऑर्डर हो जिसको सबको फॉलो करना है तो वो भी उस पर लिखा जाता था। ठीक है। तो ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है। तो ये मतलब अलग चीज थी। अभिलेख जो मिला इसमें, हड़प्पा के लोग मोस्टली मुहर का यूज करते थे, बट इसमें अभिलेख जो मिला है वो धौलावीरा नगर से मिला है। गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पे बसा था। देखिए, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा। देखिए, जो लोथल है वो भी साबरमती नदी की उपनदी पे मतलब बसी हुई है। ठीक है। तो देखिए, ध्यान दें कि जितने भी नगर हैं, सभ्यताएं हैं, वो नदियों के किनारे बसा करते थे, क्योंकि वहां पे उनको सब कुछ इन्वायरमेंट मिलता था, नेचर का सपोर्ट मिलता था फलने फूलने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाता कि लोथल कहाँ बसा हुआ था, तो ये चीज पता होना चाहिए कि खंबात की खाड़ी में साबरमती के किनारे। ठीक है। जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है। यहाँ पे कच्चा माल का ये भंडार हुआ करता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाए गए चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें या मुद्रांकन या मुहर बंदी गीली मिट्टी पे दबाने से बनी उनकी छापे मिली हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी कि जो गुजरात में मिली हैं हड़प्पा कालीन नगर, जैसे धौलावीरा है और लोथल है, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही सभ्यता के कालीन नगर रहे हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहा है। जैसे हड़प्पा में जो थे तो नगर जो थे वो 2 भागों में विभक्त थे, जबकि धौलावीरा जो था वो 3 भागों में बटा था। ठीक है।
ये जो जो धौलावीरा और हम लोग बात कर रहे हैं लोथल की, ये भी हड़प्पा कालीन ही नगर हैं। जो हड़प्पा सभ्यता उसमें थी वहां पे, जब अपने देश में थे तो उसमें भी ये गुजरात में पाए जाने वाले नगर थे। उनका सूक्ष्म निरीक्षण से जो जो चीजें मिली हैं उनका हाँ इसमें डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक लिस्ट दिया गया कि हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं और महत्वपूर्ण जो तथ्य, जैसे स्थल कौन कौन से हैं और वर्तमान क्षेत्र कहाँ कहाँ है, वो इंडिया के किस किस कोने में आ जाते हैं, इंडिया या बाहर कहीं भी आता है। ठीक है, और उत्खननकर्ता कौन थे, किस साल में हुए और किस नदी के किनारे ये जो नगर हैं ये सब बसे हुए थे, इसका भी पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये आप लोगों को वो याद कर लें तो अच्छा रहेगा, ये इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसमें दिया गया है कि हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कोटदीजी, बनावली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतकांगेडोर, मांडा, सुतकाहोकोह, सुरकोटदा, ये सारे जो चीजें हैं, ये नगर स्थल रहे हैं, वो कहाँ कहाँ है आप लोगों को ये जो लिस्ट दी गई उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उस समय जो मुद्रा होती थी और मुद्रांकन और मुहरबंदी क्या क्या हुआ करते थे, इसको बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। ठीक है, अगर छाप टूटी नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम भी कोई सामान कोरियर हमारे घर पे आता है, पूरा पैकिंग करके आता है ना, तो उसी तरह से उसमें मुहरबंदी की जाती थी सामानों की। तो अगर मुहरबंदी सही है, टूटी नहीं है, छाप जो पड़ी हुई है, तो इसका मतलब सही है, और अगर टूटी हुई है तो इसका मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ की गई। तो उसमें चीजों को सेफ्टी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो प्रोसेस में लोग इसको मुहरबंदी का यूज करते थे। अब हम लोग, लेकिन ये सभ्यता हमें पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता रही है, बहुत ही एडवांस सभ्यता रही है हमारे देश में। जैसे हम लोग अभी लाइव जी रहे हैं, जैसे घर नगर और जो रहन सहन था उस टाइम में, इतनी पुरानी सभ्यता में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये, लेकिन ये अचानक से ये कैसे खत्म हो गई सभ्यता, इसके बारे में अभी कोई मतलब कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन लोग पुरातत्वविदों ने जो अनुमान लगाया है और उससे बहुत ज्यादा तो वो भी निष्कर्ष नहीं लगा पाए हैं कि फाइनली ये सभ्यता कैसे अचानक से खत्म हो गई। लेकिन फिर भी जो उनको अपने हिसाब से समझ आया है उसको बताया गया है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे का ढेर बनने लगा, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे होगा। लेकिन बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ये माना जाता है कि अगर बाढ़ आया होता है या नदियां सूख गई होती तो इसका असर कुछ ही इलाकों में हुआ होता है, लेकिन
ये जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, ये जो हमें पंजाब में भी इसके अवशेष मिलते हैं, गुजरात में भी मिलते हैं, और उस कालीन और भी बहुत सारे नगर रहे हैं, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, जो फैली हुई थी भारत में, वो अचानक से खत्म कैसे हो गई, इसके बारे में मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है। थोड़ा बहुत अनुमान लगाया गया, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हड़प्पा सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिए, और कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपके जो एप्रिसिएशंस होते हैं, कमेंट होते हैं, वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करके ये वीडियोज आपके लिए बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, और अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे जो द्वारा बनी हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी करके बताएं। थैंक यू सो मच।